आज खास बातचीत करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को लेकर। प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़े तमाम सवालों पर खास बातचीत करेंगे। और एक खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में खास पहचान रखने वाले फर्म इक्वेशंस के सीईओ और फाउंडर कपिल होलकर जी। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर से दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए हम और आप बैठे हैं यहाँ पर, तो कोशिश करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निवेश की दुनिया से जुड़ी भी दे पाए। लेकिन पिछले बार जो एक नोट छोड़ा था कि अगर आप रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है, आपकी उम्र तो बढ़ती है, रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से एक्टिव इनकम जब तक आ रही है तब तक आप इन्वेस्टमेंट में ला सकते हैं, इस चीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत तो इसे करेंगे कि आपके पास अभी एक्टिव इनकम आ रही है और आपको एक निवेश प्लान तैयार करना है। बिल्कुल। अंजलि, धन्यवाद एक बार पुनः आमंत्रित करने के लिए आपके स्टूडियो में। हमने जो पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी वो हमारी चर्चा इस बारे में थी कि कैसे हम अपनी एक्टिव इनकम रहते हुए हम पैसिव इनकम की तैयारी कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो एक चीज़ जो डेफिनेट होनी है वो होनी है कि आपको कोई ना कोई रिप्लेस करेगा। आइदर यू आर इन बिजनेस और यू इन जॉब और यू सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी आपकी स्थिति है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जब आपको रिप्लेस करता है वो व्यक्ति तो आपकी जो आज आमदनी है एक्टिव इनकम, वो एक्टिव इनकम आपकी बंद हो जाती है और आपको उसके लिए आनी चाहिए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप घर बैठे हैं और आपके जो आज एक्सपेंडिचर्स, उन एक्सपेंडिचर्स को आपके कोई आमदनी का ऐसा जरिया हो जहाँ से आपको मिल सके। अभी तक ये होता था कि हमारे जो पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, उनको पेंशन के फॉर्म में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो वो मिलती थी। बट अगर आपने देखो 2007 के बाद में गवर्नमेंट ने नए जो रिक्रूटमेंट हुए पेंशन भी बंद कर दी है। अब वो एनपीएस और दूसरे माध्यमों से पेंशन देती है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे हमारे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड या जो प्राइवेट जॉब में है या जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में है, जहाँ पे अभी तो अच्छी आमदनियाँ हैं बट साथ ही साथ खर्चे और लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए आज से ये सही समय है प्लानिंग करने का कि हम अपनी एक्टिव इनकम से हम पैसिव इनकम की तैयारी करें। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे हम इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। हमारी जो आज आमदनी है और हमारे खर्चे, वो घटा के जो हमारे हाथ में बचता है उसको हम निवेश करें। ये एक जनरल कॉमन परसेप्शन है कि हमको इस तरीके से करना चाहिए। बट मेरा यहाँ एक अलग अपने निवेशकों को सुझाव रहता है कि आप जब भी निवेश करने का प्लान करें तो सबसे पहले गोल आइडेंटिफाई करें। जैसे आज आपकी उम्र अगर 35 साल है और आपके मासिक जो खर्चे हैं, उन खर्चों के बेसिस पर आप देखिए कि जब आप 60 या 50 या 55 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो आपके उस वक्त ये खर्चे कितने हो जाएंगे, इन्फ्लेशन को जोड़ के, महंगाई को जोड़ के। और वो इन्फ्लेशन जो है वहाँ से आप फिर कैसे अपनी आमदनी आज जो इन्वेस्टमेंट करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे निवेशकों को कपिल जी, महंगाई पर भी आगे बात करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती चिंता है। महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट किस कदर देखा जाए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी बात कर रहे हैं कि एक्टिव इनकम जिनकी आ रही है उनके लिए किस तरीके से निवेश का प्लान रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो अपने इस दौर से निकल चुके हैं, वो लोग जिनके पास एक्टिव इनकम अब बंद हो चुकी है, या तो उनके पास पेंशन है या फिर पेंशन भी नहीं है, उनके लिए, जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनके लिए किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान सही रहता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो लोग रिटायर हो चुके हैं या ऑन वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, साल 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी इन्वेस्टर रिटायर होते हैं और उनको एक लमसम कॉर्पस मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो उनकी आमदनी इतने वर्षों की हो उसके हिसाब से जीपीएफ और पीपीएफ और लीव एनकैशमेंट्स वगैरह सब मिला के। कॉमन ट्रेंड ये है कि जैसे ही रिटायर होते हैं हम उस पैसे का इन्वेस्टमेंट जाके या तो बैंक में एफडी कर देते हैं या हमारे चिर परिचित लोग जो हैं आके कुछ सलाह देते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई रेंटल के लिए कुछ कर लेते हैं। इस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। मेरा मानना है कि ये हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग होता है। बट एक जैसे अगर हम जनरलाइज करने के लिए बात करें तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको निवेश करिए और इनको अलग अलग तरीके से निवेश करिए। कुछ आप फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहे। फिक्स रिटर्न में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, या तो बैंक में एफडी कर दीजिए या म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, डेट फंड्स होते हैं जहाँ कहा जाता है, जहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है एक लंबी अवधि के लिए और वहाँ आप
आपका निवेश सुरक्षित रहता है, जिसपे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ते हुए आप बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एलोकेशन फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जहां आपका एवरेज रिटर्न अभी हिस्टोरिकली देखा जाए फिर भी कि पास परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है भविष्य की, बट फिर भी एक एवरेज रिटर्न 11% के आसपास 12% के आसपास मिल जाता है, तो आप वहां निवेश कर दीजिए। तो हमने देखा था कि हमने एक डेटा, एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ कि एक कंपनी का नाम नहीं ले सकता, मेरी यहाँ लिमिटेशंस है, बट अगर उस कंपनी में किसी ने 1 करोड़ रुपए निवेश किया होता 2010 में, और दूसरे महीने से ही मार्च 2010 में अगर निवेश किया होता और अप्रैल से 75,000 रुपये हर महीने निकालना चालू कर दिया होता, तो 2024 दिसंबर 2024 आते आते वो करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए का विड्रॉल ले चुके होते, और उस जो 1 करोड़ था उसकी वैल्यू आज 2 करोड़ के आसपास होती। तो आपने यहाँ देखा कि हम एक रेगुलर इनकम भी ले रहे हैं और हमारी कैपिटल भी ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे, आपने जो सवाल उठाया था कि इन्फ्लेशन, महंगाई, तो हमने क्या करा, हमारे रिटर्न से महंगाई को भी पीछे कर दिया और हमने कुछ अपनी कैपिटल को भी बढ़ाया। तो हम विड्रॉ भी कर रहे हैं और अपनी कैपिटल भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही अगर हम एफडी में करते हैं तो एफडी में क्या होता है कि आपका रिटर्न 7% के आसपास मिल रहा है एफडी में, और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो आज लाइफस्टाइल और सब मिला जाए तो 7 से 8% इन्फ्लेशन है। तो जो आज आपको एक बड़ा कॉर्पस लगता है, समझिए 1 करोड़, वो 10 साल बाद आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि महंगाई से आपकी परचेसिंग पावर घट चुकी होती है। तो ये एक ऑप्शन रिटायर्ड लोग आज प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। आपने बात की कि एक्टिव पैसिव इनकम की अलग अलग अप्रोचेस की आप जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक और दिक्कत आती है, टैक्स वाली कंट्री है हमारी। टैक्स सेविंग किस तरीके से की जाए, कौन से ऐसे एवेन्यूज अवेलेबल है कि वहां पर आप जाकर उसका अप्रोच करके टैक्स की बचत कर सकते हैं, उस पर भी रोशनी बिल्कुल डालिएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अंजलि। यहाँ पे मैं आपके सवाल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे एड्रेस करना चाहूँगा। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिटायर हो रहे हैं और जिनको हमने SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से बैलेंस एडवांस में विड्रॉल करते हैं, अगर यही लोग, एक जस्ट कंपैरिजन के लिए हम बात करते हैं कि अगर हम बैंक में FD करते हैं और 7% का ब्याज हमें मिलता है, तो वहाँ पे हमें जो टैक्स लगता है, अगर हम 30% के स्लैब में आते हैं तो हमारे हाथ में पोस्ट टैक्स रिटर्न करीब 4.5-5% के आसपास बैठता है। यही अगर वो बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करीब 12.5% लगता है। तो फिर से उस डेटा को रेफर करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि अगर मार्च 2010 में किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होता और 75,000 रुपये हर निकालते, तो अब आप देखिए कि 1 करोड़ 32 लाख रुपए का वो विड्रॉल ले चुके हैं इस पूरे पीरियड में, और उस 1 करोड़ 32 लाख पे उनका जो टैक्स बना है, एवरेज जो डेटा बताता है कि करीब 7,90,000 के आसपास अप्रॉक्स उनका टैक्स बना है केवल, जो कि हार्डली 5% के आसपास होता है। तो आपको ये भी समझना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो कितना टैक्स एफिशिएंट है। दूसरा, आपका सवाल को दूसरे हिस्से में इस तरह से मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि टैक्स सेविंग, सरकार धारा 80C के अंतर्गत टैक्स सेविंग का ऑप्शन देती है कि आप आपकी आमदनी का 1.5 लाख तक का सेव करके उसे बचा सकते हैं। जनरली जो ऑप्शंस हमारे निवेशकों को या इन दर्शकों को पता होता है, या तो वो GPF या PPF में इन्वेस्ट करते हैं, या वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, या इसमें आपका कुछ दूसरे और इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ करते हैं। बट म्यूचुअल फंड में ELSS फंड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक का टैक्स, 1.5 लाख तक की राशि पे टैक्स बचा सकते हैं। तो मतलब आप करीब करीब ये मान के चलिए कि आपने 45,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे टैक्स बचा लिया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये होता है कि हम इस 1.5 लाख के अलावा अगले 50,000 जो है वो NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें बचा सकते हो। टोटल आपकी आमदनी अगर 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए साल की है, तो 10 लाख में से आप 1.5 लाख ये प्लस 50,000 NPS, टोटल 2 लाख रुपए आप बचा लेते हैं। तो अब आपका जो टैक्स लगेगा वो बचे हुए 8 लाख पे लगेगा। अच्छा। तो इस तरीके से आपने एक प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए इस तरीके से आप बचा सकते हो, जो आपके निवेश भी होंगे और उस निवेश पे आपको एक बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। तो भविष्य में आप एक कॉर्पस भी बिल्ड कर पाएंगे। दोनों चीजें आपके साथ साथ चलेंगी। बिल्कुल, एक जेनरिक अप्रोच है वो तो है ही, वरना टैक्स सेविंग का जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान चलता है वो आपकी इनकम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार भी नीति इसी तरीके से, कर नीति इसी तरीके से तय करती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें निवेश की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, हमें पैसे बचाने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि हम इंसान हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और उसमें से भी अगर हम बात कर ले इन्वेस्टमेंट गोल की, तो
लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, आगे जाकर भी उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर फ्यूचर प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट क्या रोल निभा सकता है? बिल्कुल अंजलि, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो महंगाई दो चीज़ों में बढ़ रही है जी। पहली चीज़ एजुकेशन और दूसरी चीज़ हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर तो जनरली हम लोग मेडिक्लेम या उनसे कवर कर लेते हैं, बट हम बच्चों को एजुकेशन के लिए कोई खास हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है जी। सरकारी स्कूलों की स्थिति हम सबने देखी हुई है। आज एक बच्चे की एवरेज फीस 12 से 15 हज़ार रुपये महीना अगर हम देखें प्राइमरी या हायर स्टडीज़ में वहाँ पे लग जाती है। और अगर हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वहाँ पे यही फीस हमारी करीब 30,000 40,000 रुपये महीने या 50,000 रुपये महीने तक भी चली जाती है। और इंजीनियरिंग की हम बात करें तो एवरेज इंजीनियर 20 से 25 लाख रुपए का एक इंजीनियर को बनाने में खर्चा आता है। तो इंजीनियरिंग या मेडिकल या सारे प्रोफेशन में जो आज महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हमें आज से अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान करना होगा। वो प्लानिंग के लिए फिर वही टूल की हम बात करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप आज गोल डिसाइड करिए कि अगर आपका बच्चा आज 5 साल का है और वो जब 18 का होगा आज से 10 या 12 साल बाद, तो वो अगर उस वक्त इंजीनियर बनना चाहता है तो आज कितना खर्चा होगा। अगर आज 25 लाख का खर्चा होगा तो इन्फ्लेशन लगा के तब ये अप्रॉक्स 50 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। आप आज उतनी मंथली एसआईपी की प्लान करिए जिससे कि आप जब वो 17-18 वर्ष का हो तो एक कॉर्पस बिल्ट हो जाए, तो आप उसे उस इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके और वहाँ से उसका एजुकेशन सोर्स कर सकें, बजाय इसके कि आप उस वक्त एजुकेशन लोन के लिए प्लान करें। तो समय रहते गोल प्लानिंग करने की ये एक बहुत ज़रूरत है। और आज के समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हम सब चाहते हैं कि हमें जो सुविधाएं मिली हमारे बच्चों को उससे बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर और यहीं पर आम आदमी फंस जाता है कपिल जी, यहीं पर फंस जाता है कि वो चाहता है कि आज के हिसाब से मैं प्लानिंग कर लूं, लेकिन महंगाई का एक ऐसा फैक्टर है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। महंगाई इन्वेस्टमेंट पर किस तरीके से असर डालती है और उसको देखते हुए कैसी प्रॉपर प्लानिंग आप कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ी सी जानकारी। बिल्कुल, देखिए महंगाई तो आपको रोज़मर्रा समझ में आएगी कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, जिस तरीके से दूध की कीमतें बढ़ती हैं, जिस तरीके से ग्रोसरीज की कीमतें बढ़ती हैं, हमारी सैलरीज उस रेशो में नहीं बढ़ती हैं। सही बात। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों की वेज ग्रोथ सिंगल डिजिट है जी। पर महंगाई भी हमारी उस गति से बढ़ रही है। तो सवाल यहाँ है कि हम हमारे खर्चों को कैसे सीमित करें और खर्चों को सीमित करके हम अपने सेविंग्स को बढ़ाएं और उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें जी। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और अपने गोल्स को अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स इज़ वेरी नेसेसरी। अगर हमने जैसे लास्ट हमारा जो एपिसोड था उसमें हमने बात करी थी कि 5,000 रुपये विथ 1,000 ऑफ टॉपअप अगर हम करते हैं 15 वर्ष के लिए तो हम 50 लाख के आसपास बना सकते हैं। तो ये हमें आज समझना होगा कि हम जितनी जल्दी चालू करेंगे, जितनी जल्दी हम शुरुआत करेंगे, हमें सोचने में समय नहीं गंवाना है। हमें एक अच्छे एडवाइज़र, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके और अपने निवेश के लिए, अपने गोल के लिए प्लान बनाना है और अपनी ज़रूरतों को आज आइडेंटिफाई करके और उस पर एक्शन में आना है। तभी आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे, ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको जो आज आपका लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को आप आगे भी जीते रहें और आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। बिल्कुल, आप एसआईपी की बात कर रहे हैं। एसआईपी इज़ द की, मुझे इतना समझ में आ गया है। भले ही आप एक्टिव इनकम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पैसिव इनकम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और एसडब्ल्यूपी की भी बातचीत हम कर रहे थे पिछली बार, उसको लेकर भी थोड़ा सा आप दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि एसआईपी जो दर्शक आज सुन रहा होगा वो जानना चाहता होगा कि उसके जरिए अब वो पैसा निकाल कब पाएगा, अपने जो भी तमाम काम है उसमें इस्तेमाल कर कब पाएगा। बिल्कुल, देखिए एसआईपी को अगर हम समझें तो एसआईपी एक तरीके से एक पौधा लगाया है आपने जो कुछ वर्षों में वृक्ष का रूप लेगा जी। और एसडब्ल्यूपी के फॉर्म में आप उसके फल लेंगे। एक पौधा आपने एसआईपी के फॉर्म में लगाया, जैसे आपने 5-5 हज़ार रुपये विथ 1,000 पर ईयर टॉपअप आपने दिया, तो 15 वर्ष के बाद में आपका 50 लाख रुपए का कॉर्पस आपका बन गया। अब ये 50 लाख रुपए का जो आपका कॉर्पस बना,
इससे आप डायनेमिक एलोकेशन में इन्वेस्ट करें। डायनेमिक एलोकेशन फंड्स वो होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और ये आपको 11 से 12% एवरेज इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये रिटर्न दे देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इस फंड के साथ में आप मंथली विड्रॉल प्लान करिए। जैसे 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब 50 लाख रुपए के साथ में आप मंथली विड्रॉल समझिए 7%, 8% प्रति वर्ष के हिसाब से आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप मंथली विड्रॉल लेंगे तो आपका कॉर्पस 11% से ग्रो कर रहा है और आप 8% से निकाल रहे हैं, तो भी 3 से 4% आपका हर साल कैपिटल ग्रो कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपकी मंथली इनकम भी बनी हुई है और आपकी कैपिटल भी ग्रो कर रही है, तो भविष्य के लिए भी आपके पास एक सुरक्षित पैसा रखा हुआ है जिसको आप किसी अनिश्चितता के या कोई आपको जरूरत पड़ती है आप उसको उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, SIP SWP का ये इक्वेशंस ही है जो बिठाना है, और उसको लेकर इक्वेशंस के CEO खुद जानकारी दे रहे हैं। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम एक आम आदमी को समझा पाए कि निवेश कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका वक्त देने के लिए।